हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो अब हम लोग पढ़ेंगे टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म को दो जगह पे पढ़ा जा सकता है। एक तो हम लोग पढ़ सकते हैं आइसोमेरिज्म में भी और एक जीओसी में भी। जीओसी और आइसोमेरिज्म में दोनों जगह पढ़ा जा सकता है, मगर हम लोग अभी पढ़ रहे हैं उसको जीओसी में। रीज़न है कि जो कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म है या टॉटोमेरिज्म हमें जो पढ़ना है वो उसमें जीओसी एप्लीकेबल होता है। तो इस वजह से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो जब हम लोग आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे तो आइसोमेरिज्म में इसकी स्टडी नहीं करेंगे। चलिए, हमारे पास टॉटोमेरिज्म क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इट इज अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ये एक टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जैसे मतलब मेरी उंगलियां समझना कि ये 5 उंगलियां हैं। अगर मैं ये अंगूठे को ये लिटिल फिंगर के साथ, ये थंब को लिटिल फिंगर के साथ अगर रिप्लेस कर दूं तब भी हमारे पास कितनी उंगलियां होंगी? 5 ही होंगी। क्या मेरे हाथ के स्ट्रक्चर्स में चेंजेस आएगा? चेंजेस आएगा। जब हमारे पास यही सेम क्या होता है कि दोज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, जब ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होगा तो उसी को बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो अगर हमारे पास ये जो टॉटोमेरिज्म है वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पार्ट है, तो इसमें हमारे पास पढ़ते क्या क्या है वो थोड़ा सा देखना। ये हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पार्ट है। इसमें चेंज क्या होगा स्ट्रक्चर्स में? इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल isomerism in this type of a structural isomerism, इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में पोजीशन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, या फिर बोल सकते हैं एसिडिक हाइड्रोजन रहने दो, पोजीशन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन इज पोजीशन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन एंड एक और चीज पोजीशन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन एंड 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 पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स करने का मतलब है पाई बॉन्ड्स। पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स या पाई बॉन्ड्स ही रहते, पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड चेंजेस। अब दूसरा एक बात आ सकना कि हमारे पास पहला क्या है कि एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, और इस टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि हाइड्रोजन और पाई बॉन्ड्स का पोजीशन चेंज होगा। नेक्स्ट अब यहाँ से बात समझना कि यहाँ से ये जो मॉलिक्यूल्स है ये एक निहायती मॉलिक्यूल है जिसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के बीच इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होगा, दूसरे फॉर्म से हमारे पास पहले फॉर्म में चेंज होगा। तो टॉटोमेरिज्म एक निहायती हमारे पास एक एग्जाम्पल जिसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। इन दिस type of isomerism dynamic equilibrium will exist। इस टाइप के हमारे पास इस टाइप जो टॉटोमेरिज्म है इसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इंटरचेंज होगा। अब हमारे पास समझेंगे कि ये जो हमारे पास टॉटोमेरिज्म है, टॉटोमेरिज्म के कंडीशन क्या होंगे? कंडीशन टू शो टॉटोमेरिज्म। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। कंडीशन ऑफ टॉटोमेरिज्म टॉटोमेरिज्म के कंडीशन क्या क्या हैं वो समझेंगे। कंडीशन हमारे पास टॉटोमेरिज्म का क्या क्या है उसको, उसमें हमारे पास सबसे पहले उसको पहले होता क्या है टॉटोमेरिज्म उसमें थोड़ा सा देखेंगे। जैसे देखो यहाँ से हमारे पास एक हाइड्रोजन लिए, ये कनेक्टेड है
x कनेक्टेड है y कनेक्टेड है हमारे पास z से मल्टीपल बॉन्ड्स के थ्रू। अब यहाँ से देखो ये मॉलिक्यूल से अगर हमारे पास ये दूसरा मॉलिक्यूल्स में अगर हमारे पास चेंज करें, ये चेंज कैसे कर रहे हैं हमारे पास कि x से हम हाइड्रोजन को हटा करके z में लगा रहे हैं और डबल बॉन्ड का पोजीशन यहाँ पहले y और z के बीच था, अब x और y के बीच है और z पे हमारे पास हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो ओवरऑल देखना क्या इस मॉलिक्यूल्स में पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन चेंज हुआ, x से अटैच था अब z से अटैच हुआ है। पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड x y के बीच था अब हमारे पास सॉरी यहाँ पे y z के बीच है और यहाँ पे x y, तो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड और पोजीशन ऑफ हमारे पास हाइड्रोजन दोनों चेंज हो रहा है। इसी में बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। अब देखो डायनामिक इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों साइड हमारे पास शिफ्ट होगा। अब यहाँ से देखना कि यहाँ पे हमने बोला था पोजीशन ऑफ किसका चेंज कर रहे हैं, एसिडिक हाइड्रोजन का। अगर एसिडिक हाइड्रोजन का चेंज कर रहे हैं तो ये हमारे पास क्या हमारे पास कर सकता है, H प्लस लॉस कर सकता है, H प्लस जो हमारे पास लॉस कर सकता है, माइनस H प्लस अगर लेगा छोड़ेगा तो हमारे पास जो स्पीसीज जो फॉर्म होगा वो हम कह सकते हैं ये X Y डबल बॉन्ड Z, X का बॉन्ड टूटा तो ये हमारे पास नेगेटिव आएगा, ये इसको बोलेंगे हमारे पास कंजुगेट। तो जो हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन को रिलीज करने के बाद जो कंजुगेट बेस बनेगा, इस कंजुगेट बेस में क्या होना चाहिए, रेजोनेंस पॉसिबल होना चाहिए, मस्ट बी रेजोनेंस पॉसिबल, मस्ट बी रेजोनेंस पॉसिबल। क्या इस केस में रेजोनेंस हमारे पास पॉसिबल है? गौर से ये मॉलिक्यूल्स को देखें, ये नेगेटिव हमारे पास आगे शिफ्ट होगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। अगर डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा तो यहाँ से देखना गौर से मॉलिक्यूल्स में हमारे पास नेक्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगा वो X डबल बॉन्ड Y और Z पे क्या आएगा, नेगेटिव। अब ये जो Z पे हमारे पास नेगेटिव आया, अगर हम हाइड्रोजन वापस अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स में देखो ये Z पे हाइड्रोजन अटैक करेगा, ये नेगेटिव चार्ज जो है ये Z प्लस ये Z पे अटैक करेगा। यहाँ पे हमारे पास ये बॉन्ड तोड़ा था तो H निकला था। तो ये गौर से देख समझना, तो ये जो मॉलिक्यूल्स है रेजोनेंस हमारे पास टॉटोमेरिज्म करने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, तो एक कंडीशन क्या है कि कंजुगेट जो बेस होगा वो मस्ट हो रेजोनेंस। दूसरा क्या है कि ये जो हाइड्रोजन होना चाहिए मस्ट बी एसिडिक, एसिडिक हाइड्रोजन होगा तभी तो H प्लस देगा। और दूसरी बात है ये हमारे पास X और Y दोनों में एटलीस्ट कम से कम एक इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। बात समझना क्या मैं बोल रहा हूँ, जहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है और जहाँ पे हाइड्रोजन अटैच होगा, जहाँ पे था और जहाँ पे होगा, उन दोनों में से कम एक पोजीशन क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव। दोनों हो इलेक्ट्रोनेगेटिव तो बहुत अच्छी बात है। तो यहां से हमारे पास लिख सकते हैं कंडीशन ऑफ रेजोनेंस में कि हमारे पास क्या क्या बात होनी चाहिए। तो सबसे पहला है कि मॉलिक्यूल के पास क्या होना चाहिए, एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन एसिडिक हाइड्रोजन, या इसी को कभी कभी बोल देते हैं अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, मस्ट बी प्रेजेंट। एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट होना चाहिए। जो अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए वो हमारे पास sp3 कार्बन पे होना चाहिए। ये भी थोड़ा सा याद रखना कि sp3 कार्बन पे हाइड्रोजन होगा उसी को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो मॉलिक्यूल्स में एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। दूसरा क्या था हमारे पास कि कंजुगेट बेस में रेजोनेंस पॉसिबल होना चाहिए, रेजोनेंस must be present at conjugate base। कंजुगेट बेस पे हमारे पास रेजोनेंस प्रेजेंट होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि कंजुगेट बेस में रेजोनेंस अगर पॉसिबल होगा, और दूसरा क्या बताया, X और Y में हमारे पास कोई एटलीस्ट एक इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। X या फिर इसको दूसरे स्टेटमेंट में हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन मस्ट बी कनेक्टेड टू एटलीस्ट वन
electronegative elements where it attached और डिसअटैच फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स, या फिर जिससे अगर हमारे पास पहले से अटैच है या जो हमारे पास पहले से अटैच सॉरी एक्स पे अटैच है और वाई पे है, तो एक्स और वाई में कोई दोनों में से एक इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारे पास होना चाहिए। तो इसको लिखते हैं at least one of the atom कौन सा एटम? one of the atom x and y, x और y में कम से कम एक एटम जो होना चाहिए must be इलेक्ट्रोनेगेटिव। हमारे पास x और y के रेफरेंस पे बोले तो हमारे पास जहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है और जिससे हाइड्रोजन अटैच होने वाला है उन दोनों में से कोई भी हमारे पास एक इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। फिर से समझते हैं क्या क्या मैं अभी तक हमने बोला कि कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म किस में हमारे पास पॉसिबल होगा कि जिस मॉलिक्यूल्स में पहले तो हमारे पास टॉटोमेरिज्म ही क्या था कि टॉटोमेरिज्म हमारे पास क्या है कि जिस मॉलिक्यूल्स में एसिडिक हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो वही हमारे पास क्या है टॉटोमेरिज्म है। और टॉटोमेरिज्म होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए कि उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन या फिर उसी को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरा जो हाइड्रोजन जो एसिडिक हाइड्रोजन निकलने के बाद जो मॉलिक्यूल्स बनेगा उसमें बोलेंगे कि उस कंजुगेट में रेजोनेंस पॉसिबल होना चाहिए। और तीसरा कि हमारे पास एटलीस्ट वन ऑफ द एटम जिस पे हाइड्रोजन अटैच है और जिस पे हाइड्रोजन हमारे पास रिमूव होकर जिस पे अटैच होगा उन दोनों में से कोई एक एटलीस्ट हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। नेक्स्ट, अब देखो यहां से हम लोग बात करेंगे किस किस एटम में हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब यहाँ से सॉरी किस किस में केस में हमारे पास टॉटोमेरिज्म पॉसिबल होगा। तो यहाँ से देखो ये हमारे पास डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हमारे पास क्या लिखवाए थे, ये H हमने क्या लिखवाया था H X Y डबल बॉन्ड Z लिखवाया था। गौर से देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो मान सकते हैं X है, ये हमारे पास Y और Z के बीच डबल बॉन्ड है। तो जहाँ डबल बॉन्ड खत्म हो रहा है इधर भी अल्फा पोजीशन है और इधर भी अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। दोनों साइड किसी साइड भी अगर रिमूव करवाओगे तो यहाँ पे अगर नेगेटिव आएगा रेजोनेंस पॉसिबल होगा। और यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन या नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में हमारे पास दोनों साइड है सो रेजोनेंस पॉसिबल है। तो ये हमारे पास टॉटोमेरिज्म शो करेगा। दूसरा इस केस में बात करेंगे डबल बॉन्ड, यहाँ पे तो कार्बन है ही नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, इस कार्बन से कनेक्ट है, यहाँ पे बगल पे कार्बन होना चाहिए। दूसरा देखो ये C6H5 है, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है तो हम इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे बोलोगे कि हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन नहीं काउंट किया जाता और sp2 वाला हमारे पास एसिडिक भी नहीं होता। तो ये अल्फा हाइड्रोजन जो होता है वो sp3 पे प्रेजेंट होता है, sp3 वाला कोई कार्बन ही नहीं है तो कोई कार्बन नहीं है तो इस केस में हमारे पास टॉटोमेरिज्म नहीं शो करेगा। दूसरा देखना यहाँ पे ये अल्फा पोजिशन है, अल्फा पोजिशन पे 3 हाइड्रोजन है तो ये करेगा। दूसरा देखो इधर भी अल्फा और इधर भी अल्फा, दोनों साइड अल्फा है, ये अल्फा हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के निकलने के बाद नेगेटिव चार्ज जो बनेगा वो रेजोनेंस पॉसिबल है। इधर भी करोगे इधर भी रेजोनेंस पॉसिबल है। दूसरा देखना इधर अल्फा कार्बन नहीं है, यही सेम साइड है मगर इस साइड तो प्रेजेंट है यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो यहाँ पे टॉटोमेरिज्म शो होगा। देखो इधर भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना इधर भी अल्फा हाइड्रोजन है तो अगर इस केस में नहीं है तो इस केस में हमारे पास टॉटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट देखना यहाँ पे देखो नाइट्रोजन पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन से जब निकलेगा तो यहाँ पे नेगेटिव ये मूव करेगा। और देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं तो किसी पे भी इम्पैक्ट लगाओ ये हमारे पास टॉटोमेरिज्म शो करेगा। दूसरा देखना हमारे पास ये अल्फा हाइड्रोजन है,
ये हाइड्रोजन निकलेगा, अगर यहाँ पे नेगेटिव लाओगे तो ये रेजोनेंस शो करना शुरू कर देगा, तो ये भी टॉटोमेरिज्म शो करेगा। कार्बन और ऑक्सीजन में एक एटलीस्ट हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दूसरा देखना, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो इस केस में हमारे पास टॉटोमेरिज्म नहीं शो करेगा। दूसरा देखना, ये कार्बोनाइल, ये अल्फा पोजिशन, ये अल्फा अल्फा, और हर जगह देखो अल्फा में हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, तो हमारे पास ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा। दूसरा देखना 12 में यहाँ पे कहीं भी sp3 कार्बन है ही नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये हमारे पास टॉटोमेरिज्म नहीं शो करेगा। नेक्स्ट हमारे पास ये रहा मॉलिक्यूल्स। अब इसमें देखो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन, देखो ये डबल बॉन्ड के बाद यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। देखो अल्फा हाइड्रोजन जब हाइपर कंजुगेशन बताया था उस केस में भी आपको बताया था, अल्फा हाइड्रोजन एक्चुअली वहाँ पे अगर कंजुगेशन है तो कंजुगेशन जहाँ पे खत्म होगा वहाँ पे देखेंगे, तो देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है और ये जो कार्बन है वो sp3 भी है, तो अल्फा हाइड्रोजन इसको बोलते हैं। डबल बॉन्ड खत्म हुआ, नेक्स्ट पोजीशन पे sp3 कार्बन, तो ये हमारे पास अल्फा पोजीशन हुआ, तो यहाँ पे टॉटोमेरिज्म होगा। दूसरा अब यहाँ देखना, यहाँ पे ये अल्फा, यहाँ पे ये अल्फा, ये अल्फा तो CH3 है, CH3 है, यहाँ पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन हमारे पास कभी भी टॉटोमेरिज्म पे नहीं शो करेगा। क्यों नहीं शो करेगा उस चीज को समझेंगे कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है ना, अगर यहाँ पे तुमने ऐसो ये जो ब्रिज हेड है, जब अगर बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स अगर पता हो तो ये 2 साइकिल है, अगर यहाँ पे कार्बोकेटायन अगर कर दिए, यहाँ पे अगर तुमने कार्बोकेटायन, या अगर तुम्हारे पास ये रेजोनेंस कर रहा है, सॉरी नेगेटिव आएगा ना, H+ देने के बाद हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव आएगा, अगर नेगेटिव का रेजोनेंस हो रहा है, नेगेटिव का अगर यहाँ पे रेजोनेंस होगा तो ये कैसा हो जाएगा sp2। अगर sp2 होगा तो उस केस में प्लेनर, और जब ये प्लेनर होगा ना तो इसका जो रिंग स्ट्रेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसको प्लेनर, कभी भी ये प्लेनर नहीं होना चाहिएगा, ये हमेशा ऐसो तुम्हारा ऐसो इस केस में यहाँ पे टेट्राहाइड्रल फॉलो करेगा। अगर टेट्राहाइड्रल फॉलो करेगा तो इस केस में यहाँ से हाइड्रोजन निकलता नहीं है, ब्रिज हेड का जो ब्रिज हेड का कार्बन है वो कभी भी स्टेबल होता नहीं है। और यही चीज़ हमारे पास इस साल का एक थीसिस था, जिसको ऐसो लगभग 2 साल का जो हमारे पास था कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन रिलेट होके कोई कंपाउंड्स नहीं बन सकता। इसी साल है सो 2025 सॉरी नहीं 2024 में 2024 में 25 में नहीं 2024 में है सो ये एक कंपाउंड्स बनाया गया जहाँ पे ये हाइड्रोजन रिएक्टिव हो गया, मगर अभी तक हमारे पास अपडेट नहीं हुआ है बुक में, तो हम इसको भी कंसिडर करेंगे, तो ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। दूसरा देखना, यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ से देखो ये अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा। डबल बॉन्ड यहाँ पे अल्फा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे वही रेजोनेंस पॉसिबल है, तो इस केस में भी टॉटोमेरिज्म पॉसिबल होगा। दूसरा देखोगे यहाँ पे तुम देखोगे तो इस मॉलिक्यूल्स में तुम्हें अल्फा हाइड्रोजन नहीं जाएगा, प्रॉब्लम है कि तुम्हें दिख नहीं रहा है या तुम्हें दिखाया नहीं जा रहा है। देखो हाइड्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगा, अगर 4 बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पे एक बॉन्ड OH के साथ, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, 3 बॉन्ड दिख गया, एक चौथा बॉन्ड अगर नहीं है तो वो हाइड्रोजन ही तो होगा, तो ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये भी टॉटोमेरिज्म शो करता है, देखो ये डबल बॉन्ड टूटेगा और ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, सॉरी डबल बॉन्ड की बात करें, सॉरी H बॉन्ड टूटेगा, ये जो बॉन्ड है वो कार्बन ऑक्सीजन के बीच आएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा तो यहाँ पे 3 बॉन्ड 5 बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, ये भी टूटेगा, और ये टूटेगा तो ये O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, यहाँ नाइट्रोजन एक बॉन्ड बनाया, ये हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेगा, इसी को बोलते हैं आइसोसाइनेट। तो ये टॉटोमेरिज्म शो कर रहा है, तो ये भी हमारे पास, इसके पास भी देखना, ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन की बात नहीं करेंगे इस केस में, एसिडिक हाइड्रोजन की बात करेंगे। साइनाइड वाले में केस में भी हमारे पास ये जो है, ये हमारे हाइड्रोजन साइनाइड, ये भी हमारे पास इसका ये जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये जब टूटेगा तो ये हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड NJH बनाता है इस तरह से, तो ये हमारे पास
टॉटोमेरिज्म शो कर रहा है, और यहाँ पे टॉटोमेरिज्म शो करने का अल्फा हाइड्रोजन नहीं एसिडिक हाइड्रोजन हमारे पास है, इस वजह से हमारे पास शो कर रहा है। तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स हमारे पास टॉटोमेरिज्म शो करेंगे, और ये अगर टॉटोमेरिज्म शो करेंगे तो हमारे पास टॉटोमेरिज्म जो जनरली होता है वो हमें पढ़ना होता है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, मगर हमें जो सिर्फ दो ही टॉटोमेरिज्म के बारे में जानकारी पढ़नी है, तो एक ही टॉटोमेरिज्म के बारे में पढ़ना है, मगर हमें दो पढ़ लेते हैं दो बार, दो हमारे पास जनरली तीन एक पढ़ ले तीन ही दो पढ़ लेंगे कि दो, मगर हमारे पास काम एक ही का होगा कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म का। तो हमारे पास टाइप ऑफ टॉटोमेरिज्म, हमारे पास टॉटोमेरिज्म के टाइप, तो टॉटोमेरिज्म के टाइप हमारे पास जो सबसे पहला है वो जिसकी डिस्कस हम लोग बाद में नहीं करेंगे, तो पहला जो है हमारे पास है नाइट्रो एसी टॉटोमेरिज्म। अब यहाँ से हमारे पास इस कंपाउंड्स में देखना, इसमें हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे जैसे CH3 कंसिडर कर लो, यहाँ पे N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेटेड। तो इस केस में अगर हम बात करेंगे टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होगा, अल्फा हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे नेगेटिव जो क्रिएट होगा ये रेजोनेंस करेगा, तो जो दूसरा हमारे पास स्ट्रक्चर्स बनेगा वो CH3 की जगह हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड N, यहाँ पे OH, और ये हमारे पास कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड्स हैं, तो ये नाइट्रो एसी टॉटोमेरिज्म बोलते हैं। दूसरा एक और देख लो, दूसरा टाइप का टॉटोमेरिज्म है हमारे पास नाइट्रोसो ऑक्साइम टॉटोमेरिज्म। नाइट्रोसो ऑक्साइम टॉटोमेरिज्म, इस केस में हमारे पास क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होगा एक हमारे पास नाइट्रोसो कंपाउंड्स बनाएगा, और हमारे पास दूसरा जो होगा वो ऑक्साइम, नाइट्रोसो और ऑक्साइम। देखो नाइट्रोसो क्या होता है, N डबल बॉन्ड O को हम बोलते हैं नाइट्रोसो। अब यहाँ से हमारे पास मान के चलो कि ये CH3 है, अब यहाँ से देखो यहाँ पे भी हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा, तो ये हमारे पास जो चेंज होके हमारे पास फॉर्म क्या होगा, हमारे पास CH3 नहीं सॉरी, हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड N, यहाँ पे O और यहाँ पे आ जाएगा H, तो इसको बोलते हैं नाइट्रोसो ऑक्साइम टॉटोमेरिज्म। तो यहाँ पे ये दो ये हमें बस लिख दिए हैं, इसके बारे में हमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करना। इसके बाद हमारे पास जो पढ़ना है वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो हमारे पास है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। तीसरा हमारे पास टाइप ऑफ टॉटोमेरिज्म में होगा कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म क्या होता है वो थोड़ा सा समझना। एक हमारे पास जैसे अगर हम लास्ट स्लाइड की बात करें तो पहला क्या था कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स है उसमें एक पहला नाइट्रो, इसको बोलते हैं एसिड, तो नाइट्रो एसिड फॉर्म में चेंज हो रहा था वो टॉटोमेरिज्म। दूसरा है इसको बोलते हैं नाइट्रोसो ऑक्साइम, तो नाइट्रोसो से ऑक्साइम चेंज हो रहा है तो इसको टॉटोमेरिज्म। उसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट जो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म बोल रहे हैं, तो एक हमारे पास कीटो फॉर्म होगा वो चेंज हो जाएगा इनॉल में, तो कीटो मतलब होता है कि कीटोनिक ग्रुप, इस टाइप का हमारे पास ग्रुप होगा, ये इनॉल में चेंज होगा। इनॉल कहने का मतलब देखो, इनॉल मतलब इन जो यूज करते हो डबल बॉन्ड के लिए यूज करते हो, और हमारे पास जो ऑल यूज करते हो वो अल्कोहल के लिए यूज करते हो। जैसे अगर हम यहाँ पे ये ले लें तो यहाँ पे हमारे पास जो वैलेंसी है वो इस तरह होगी, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे पास चेंज, ये दो वैलेंसी वही रहेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन शिफ्ट ऑक्सीजन पे चला जाएगा, तो ये हमारे पास इसको बोलेंगे कीटो और इसको बोलेंगे इनॉल। तो ये हमारे पास है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। अब जैसे इसका एक एग्जांपल करके भी दिखाते हैं, जैसे हमारे पास अच्छा यहाँ से कीटो मतलब कीटोन ही नहीं होना चाहिए, सिर्फ C डबल बॉन्ड OH, मतलब कीटो में एल्डिहाइड भी पॉसिबल होता है। जैसे देखो ये CH3 हमारे पास C डबल बॉन्ड OH,
ये देखो इसी स्ट्रक्चर्स को फॉलो कर रहा है। इसमें अगर हमारे पास टॉटोमेरिज्म करोगे, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन है तो ये निकल जाएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड C, हमारे पास OH, यहाँ पे H बन गया। अब कीटोन भी ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। C डबल बॉन्ड OCH3, जैसे एसीटोन है, इसमें कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म हुआ तो CH2 डबल बॉन्ड C OH, हमारे पास CH3। तो ये है कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म। हमें इसमें कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म में क्या पढ़ना है वो थोड़ा सा समझना कि कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म में हमारे पास कीटो और इनॉल में हमारे पास दो अलग अलग मॉलिक्यूल, जैसे ये दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, इन दोनों मॉलिक्यूल्स में हमें ये पढ़ना है कि किस इन दोनों में से किसका इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा। तो इनॉल कंटेंट के बारे में हमें ऐसा पढ़ना है कि किस मॉलिक्यूल्स में इनॉल ज्यादा होगा तो किस मॉलिक्यूल्स में इनॉल कम होगा। तो अब हमारे पास जनरली देखो, जैसे अगर हम बात करते हैं कीटो और इनॉल में, तो अगर हम बॉन्ड एनर्जी की बात करें, बॉन्ड एनर्जी हम बात करेंगे कीटो में, और बॉन्ड एनर्जी की बात करेंगे हमारे पास इनॉल में। तो अगर कीटो में बात करेंगे तो देखो गौर से, हमारे पास कौन कौन से बॉन्ड होंगे, कार्बन और हाइड्रोजन्स का बॉन्ड होगा, कार्बन और हाइड्रोजन्स के बॉन्ड होंगे। यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड में वो चेंज हो जाएगा। डबल बॉन्ड कीटो में क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, यहाँ पे कीटो डबल बॉन्ड और डबल कार्बन डबल बॉन्ड के बीच होगा। मेनली तो डिफरेंस ये है था, बाकी बात तो सारे बॉन्ड हमारे पास आइडेंटिकल ही रहते हैं। और यहाँ पे बाकी जो बॉन्ड्स होगा वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा। यहाँ पे हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन्स के बॉन्ड, ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन्स के बॉन्ड हो सकते हैं, या फिर इसी डिफरेंस जो आता है तो ये यही बॉन्ड्स में डिफरेंस आएगा। तो अगर हमारे पास जो एवरेज, अगर इसी केस में हम बात करेंगे, एवरेज जो बॉन्ड एनर्जी होगी, एवरेज जो बॉन्ड एनर्जी होगी, और इस केस में जो एवरेज हमारे पास एवरेज बॉन्ड एनर्जी होगी, उस चीज़ को थोड़ा सा समझना कि अगर हमारे पास इस केस में एवरेज बॉन्ड एनर्जी की बात करेंगे कीटो में, तो ये हमारे पास 1880 किलो जूल पर मोल होता है, और इसमें अगर करेंगे तो 1820 किलो जूल पर मोल के हिसाब से हमारे पास होता है। अब यहाँ से देखना, अगर ये दोनों मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड एनर्जी ज्यादा किसका है, कीटो के फॉर्म में, ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है, वो एक प्रॉक्स डाटा हम बता रहे हैं। तो अगर इसमें हमारे पास बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है तो बॉन्ड इसके स्ट्रांग होंगे, बॉन्ड अगर स्ट्रांग है तो मॉलिक्यूल्स स्टेबल होगा। बॉन्ड टूटना हमारे पास जल्दी टूटेगा नहीं, अगर टूटेगा नहीं तो मॉलिक्यूल स्टेबल है। तो यह बॉन्ड हमारे पास, जो बॉन्ड ज्यादा स्टेबल हो, ये हमारे पास मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल होगा। और ये हमारे पास कैसा होगा, लेस स्टेबल। अगर हमारे पास ये लेस स्टेबल होगा तो यहाँ से समझना कि ये इसका जो परसेंटेज जो होगा वो हाई परसेंटेज होगा, हाई परसेंटेज होगा, और इसका हमारे पास क्या होगा, लो परसेंटेज। तो अगर हाई परसेंटेज रहेगा, तो अगर इन इक्विलिब्रियम में है तो हमारे पास कीटो फॉर्म का ज़्यादा अमाउंट होगा और इनॉल फॉर्म का कंटेंट हमारे पास कम होगा। अब यहाँ से हम बात करेंगे कि किसी मॉलिक्यूल्स में अगर हमारे पास कीटो फॉर्म ज़्यादा है, सॉरी इनॉन फॉर्म किस में ज़्यादा है किस में कम है, अगर ये पता करना चाहेंगे तो वो समझेंगे। तो हम लोग अब नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो कंपैरिजन पढ़ेंगे कि दो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दिया हुआ, किस केस में हमारे पास कीटो फॉर्म ज़्यादा होगा, किस केस में इनॉल फॉर्म ज़्यादा होगा, या फिर सॉरी किस केस के दो, अगर दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स है तो दो मॉलिक्यूल्स में कीटो जो इनॉल फॉर्म है वो किस मॉलिक्यूल का ज़्यादा होगा, उसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले फैक्टर्स देख लेंगे कि जो फैक्टर्स स्टेबलाइज करेगा कीटो फॉर्म को वो उसके कंटेंट को बढ़ाएगा, और जो फैक्टर्स उसको डिस्टेबलाइज करेगा उसको इनॉल के कंटेंट को घटाएगा। अब यहाँ से देखना, तो क्या लिख सकते हैं, फैक्टर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग इनॉल कंटेंट। इनॉल कंटेंट्स का हमारे पास फैक्टर्स हमें देखना है। तो यहाँ से थोड़ा सा समझिएगा कि फ्लोइंग जो हमारे पास गिवन फैक्टर, फ्लोइंग फैक्टर्स, फ्लोइंग फैक्टर्स अफेक्टिंग इनॉल कंटेंट, कौन कौन से फैक्टर हैं,
जिस मॉलिक्यूल्स में जितना ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होगा वो उतना जल्दी H प्लस लॉस करेगा। अगर H प्लस लॉस करेगा तो हमारे पास, अगर H प्लस अगर लॉस किया तो वो जल्दी हमारे पास इनॉल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहला है वो है एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन का एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हमारे पास उतना ज़्यादा हमारे पास इनोल कंटेंट होगा। दूसरा जो फैक्टर है वो एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ इनोल। अगर इनोल फॉर्म अगर हमारे पास वो एरोमेटिक हो गया, अगर एरोमेटिक हो गया तो उस केस में हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स है वो ऐसो वो ज़्यादा इनोल कंटेन करेगा। और तीसरा है रेजोनेंस ऑफ इनॉल। जितना ज़्यादा रेजोनेंस इनॉल में होगा उतना ज़्यादा ऐसो वो स्टेबल होगा। अगर जितना ज़्यादा स्टेबल होगा तो वो उसके इनॉल फॉर्म में उतना ज़्यादा हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। तीसरा चौथा फैक्टर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन इनॉल। कि अगर इनॉल में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है हमारे पास, एक तो टाइप ऑफ इंट्रैक्शन ही है कि हमारे पास क्या है कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा तो इंट्रैक्शन होगा, और इंट्रैक्शन होगा तो ये रिपल्सिव इंट्रैक्शन है या अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन है। तो अगर हमारे पास वो अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन, तो अट्रैक्शन से पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, घटेगी। अगर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी घटेगी तो मॉलिक्यूल्स क्या होगा, स्टेबल होगा। तो ये जो हमारे पास फैक्टर्स हैं, ये जो फैक्टर्स हैं वो हमारे पास इनॉल कंटेंट को बढ़ाएंगे, और इनॉल कंटेंट को अगर हमारे पास बढ़ाएंगे तो हमारे पास इनॉल का परसेंटेज किसी मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा होगा। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा अगर किसी का नाम देना चाहोगे तो कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ से AR H, ए आ रोहित कर सकते हो, या फिर आ रूही, तुम्हें जो अच्छा लगे वो चीज़ याद रखो। तो यहाँ पे ए से हमारे पास क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ, एरोमेटिसिटिक, रेजोनेंस, और हमारे पास H बॉन्डिंग। ये जो फैक्टर्स हैं, सॉल्वेंट का भी एक हमारे पास रोल होता है मगर सॉल्वेंट का लगभग नेग्लिजिबल इम्पैक्ट होगा। अब यहाँ से हमारे पास ये फैक्टर तो सपोर्ट कर रहे हैं इनॉल कंटेंट को। अब इसमें हम समझेंगे कि अगर इनॉल कंटेंट को ये सपोर्ट कर रहा है तो हमारे पास अगर डिफरेंट काइंड्स के मॉलिक्यूल्स रहे हैं तो उसमें कैसे होगा। तो अच्छा, अब ये आप याद करो कि जैसे अभी आपको एसिडिक स्ट्रेंथ बताया था तो डिफरेंट अगर फंक्शनल ग्रुप है तो उसमें बताया था कि अगर हमारे पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है तो उनमें भी इनॉल कंटेंट का ऑर्डर अलग अलग होगा। सॉरी, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ अलग अलग होगा। तो अगर हमारे पास अगर मॉलिक्यूल्स है तो उस केस में मॉलिक्यूल्स में भी हमारे पास इनॉल कंटेंट अलग अलग होगा। तो हमारे पास यहाँ से समझना कि जब हमारे पास मोनो कार्बोनाइल हो, दूसरा मोनोकार्बोनाइल के बाद हमारे पास हो 1,3 डाइकार्बोनाइल, और तीसरा ऐसा मॉलिक्यूल हो जिसमें हमारे पास नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक चेंज हो। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे पास इनॉल कंटेंट होगा वो नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक में चेंज करने वाले का होगा, और 1,3 डाइकार्बोनाइल से वो एरोमेटिक में, मोनोकार्बोनाइल से ज़्यादा 1,3 डाइकार्बोनाइल में, 1,3 डाइकार्बोनाइल से नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक में चेंज होने वाला होगा। अब इस चीज को थोड़ा सा समझना, जैसे मोनोकार्बोनाइल मतलब जैसे ये मॉलिक्यूल है CH3 डबल बॉन्ड OH। डाइकार्बोनाइल मतलब हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं वो CH3 डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड
CH3 ले रहे हैं। दूसरा नॉन एरोमेटिक में अगर हम बात करेंगे तो ये मॉलिक्यूल्स को कंसिडर कर रहे हैं, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, ठीक है। अब इसका सब काम का कीटो फॉर्म बनाते हैं, और कीटो फॉर्म देखेंगे, सॉरी कीटो फॉर्म तो दिया हुआ है, हम इसका इनॉल फॉर्म कंपेयर करेंगे। तो अगर इसका हम इनॉल फॉर्म बनाएंगे इस मॉलिक्यूल्स का, तो यहाँ से देखना ये हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे OH और यहाँ पे H बनेगा, यहाँ से समझना। दूसरा, इस मॉलिक्यूल्स में ये हाइड्रोजन अल्फा है, हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन ये भी है, ये भी है और ये भी है, मगर ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन है वो ज़्यादा एसिडिक होगा। रीज़न है क्योंकि इसका जो कंजुगेट बनेगा वो इधर भी रेजोनेंस और इधर भी रेजोनेंस करके स्टेबलाइज होगा, मगर यहाँ पे जो बनेगा सिर्फ एक कार्बोनाइल उसको स्टेबलाइज करेगा। यहाँ पे जो हाइड्रोजन निकलेगा, जो नेगेटिव फॉर्म बनेगा उसको एक कार्बोनाइल, मगर यहाँ पे जो नेगेटिव बनेगा दोनों साइड स्टेबलाइज है, और जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट होगा उतना ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। ये एसिडिक स्ट्रेंथ में हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ से अगर हम मॉलिक्यूल्स का बनाएंगे तो इस केस में हमारे पास जो कंजुगेट बनेगा, इसका इनॉल फॉर्म बनेगा, उसको देखना, CH3 C, हमारे पास O, यहाँ पे कर रहे हैं CH, इधर हमारे पास H जाएगा, यहाँ इधर मूव कर रहा है ये C, इधर हमारे पास इनॉल बनेगा H, यहाँ पे CH3। ये मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाता है, जब 1,3 डाइकार्बोनाइल होता है तो इसमें हमारे पास ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करता है तो ये मेंबर कितने मेंबर का बन रहा है, 6 मेंबर का। नेक्स्ट हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसा है, इसका अगर हम इनॉल कंटेंट बनाएंगे तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स, इसको देखना, ये हमारे पास OH, ये मॉलिक्यूल्स बनेगा। अब यहाँ से देखें, सब मॉलिक्यूल्स में हमारे पास पॉइंट स्टडी करेंगे। देखो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ क्या था, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो ये जो अल्फा हाइड्रोजन है वो इससे ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि हमारे पास मोर एसिडिक हाइड्रोजन। और यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स है, दूसरा ये मोर एसिडिक हो गया, यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, H बॉन्डिंग बन रहा है, H बॉन्डिंग। और इस केस में देखो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है, ये भी कार्बोनाइल और डबल बॉन्ड से स्टेबलाइज है, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। और दूसरा जो हमारे पास पॉइंट्स है, एसिडिक हाइड्रोजन से क्या हो रहा है, ये एनॉल जो बन रहा है वो इनॉल फॉर्म जो बनेगा वो हमारे पास एरोमेटिक हो गया। तो यहाँ से हमारे पास कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि अगर मोनोकार्बोनाइल है तो मोनोकार्बोनाइल से ज़्यादा इंट्रैक्शन किस में होगा, 1,3 डाइकार्बोनाइल में, और ज़्यादा इंट्रैक्शन मतलब उसमें ज़्यादा अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी कम होगी, और एनर्जी कम होगी तो मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा, तो अगर स्टेबल होगा तो इनॉल फॉर्म बढ़ेगा। और अगर हमारे पास नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक हो रहा है तो एरोमेटिक कंपाउंड्स हाईली स्टेबल होगा। तो अगर हम लगभग अप्रॉक्स डाटा की बात करें तो ये जो हमारे पास होता है 99.9% होगा ये, और ये हमारे पास 0.1% एग्जिस्ट करता है, ये लगभग 93.33% के आसपास होता है, और ये जो होगा वो हमारे पास 6.77 के आसपास एग्जिस्ट करेगा। और यहाँ पे जो होता है ये हमारे पास 0.1% होगा, और ये 99% हमारे 99.9% एग्जिस्ट करता है। तो ये हमारे पास कीटो इनॉल फॉर्म है। तो मोनोकार्बोनाइल से ज़्यादा होगा, डाइकार्बोनाइल से जिसमें एरोमेटिक हो रहा है उसमें इनॉल कंटेंट ज़्यादा होगा। अगर इतने मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो अब यहाँ से ये जो हमने कुछ फैक्टर्स पढ़ा, ये जो लास्ट में भी फैक्टर्स पढ़ा कि ये जो फैक्टर्स है वो हमारे पास इनॉल कंटेंट को बढ़ाएगा, ये कब लगाएंगे वो थोड़ा समझना। जब एक ही फंक्शनल ग्रुप होगा तब हमारे, या एक ही जैसे मोनोकार्बोनाइल दिया हुआ है तो उस केस में, या डाइकार्बोनाइल दिया हुआ उस केस में, और नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक दिया हुआ तब वो एक फैक्टर्स लगाएंगे, वरना ये फैक्टर्स नहीं लगाएंगे। सीधा उस समय कर लेना, मोनो से ज़्यादा होगा डाई से नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक में होगा। तो जैसे देखो अगर हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है
क्वेश्चन दिया हुआ हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O, हमारे पास CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। और पहला ये दिया हुआ है, दूसरा हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, और तीसरा दे दिया हुआ हमारे पास HC डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड OH। ये तीन हमारे पास स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं। अगर ये तीन स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं तो हमारे पास यहाँ से थोड़ा सा देखना, देखो जब इसका इनॉल्व हमारे पास इनॉल्व फॉर्म बनाएंगे तो सब में क्या होगा, एसिडिक हाइड्रोजन हमारे पास, अच्छा यहाँ पे एक हाइड्रोजन हमारे पास छूट गया, एसिडिक हाइड्रोजन है, सबके पास एसिडिक हाइड्रोजन है। अगर हमारे पास इस टाइप के जो जो हमारे पास 1,3 जो डाई कार्बोनाइल है, इसको एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स भी बोलते हैं, एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स, मिथिलीन कंपाउंड्स, क्योंकि ये जो CH2 होता है उसका हाइड्रोजन बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। तो जब ये तभी होगा जब दोनों साइड मिथिलीन ग्रुप के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे। तो अब यहाँ से जो मॉलिक्यूल्स है, तो जो सबका है हाइड्रोजन एसिडिक, हमारे पास सबका H बॉन्डिंग बनाएगा। तो अब यहाँ से हमारे पास अगर सब आइडेंटिकल नहीं है तो सबसे पहले देखेंगे कि एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है। पहले तो ये साइक्लिक नहीं है तो हमारे पास एरोमेटिक तो बनने वाला है नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ, देखो एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए सबसे पहले देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट। और ये देखो हम यही क्वेश्चन कर चुके थे हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ में। यहाँ पे जब हाइड्रोजन निकालोगे तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव दोनों साइड हमारे पास स्टेबलाइज होगा। इन सब के केस में भी रेजोनेंस इधर भी होगा और इधर भी होगा, सेम इधर इधर होगा। मगर ये जो ग्रुप है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेंगे, घटाएंगे, प्लस हाइपर कंजुगेशन लगा देगा। ये भी हाइपर कंजुगेशन लगाएगा, मगर ये हाइपर कंजुगेशन नहीं लगाएगा, ये भी नहीं लगाएगा और ये भी नहीं लगाएगा। तो यहाँ से समझना कि यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन है वो 6 है, और प्लस इफेक्ट क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा। अगर घटाएगा तो हमारे पास ये लेस एसिडिक हुआ। अगर हम यहाँ से पहला बात करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ की, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होगा, थर्ड का, क्योंकि उसमें कोई हमारे पास प्लस वाले ग्रुप कोई लगा ही नहीं हुआ है। तो हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को हटाएंगे। तो इसमें कोई डोनेटिंग ग्रुप नहीं लगा, थर्ड सबसे ज्यादा, इसमें कम से कम एक तो हाइपर कंजुगेशन शो कर रहा है। तो ये हमारे पास 2 हो गया, इसमें तो दोनों साइड कर रहा है। तो ये हमारे पास सबसे लास्ट जो होगा वो 1 आ जाएगा। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का ये ऑर्डर है तो इनॉल कंटेंट का भी हमारे पास, इनॉल जो कंटेंट होगा वो भी हमारे पास सेम ऑर्डर होगा। तो जितना ज़्यादा एसिडिक उतना ज़्यादा इनॉल कंटेंट, तो वो भी 3 देन 2 देन 1। तो ये याद रखना कि एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से अगर कर लिए तो इनॉल कंटेंट भी तुम्हारे पास हो जाएगा। जैसे अब दूसरा बात करते हैं, मोनोकार्बोनाइल का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे CH2, हमारे पास C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है। दूसरा यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड OH लगा हुआ है। दूसरा हमारे पास यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड OH। ये फिर हमारे पास 3 है, ये 2 है और ये हमारे पास 1 है। तो अगर इन तीनों में हम बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ से समझना मॉलिक्यूल्स को यहाँ से देखो, ये हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन अल्फा ही है। तो अगर हम इस अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो यहाँ देखो, ये फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। ये प्लस इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। इंडक्टिव इफेक्ट में हमने बताया था DNP रूल, डिस्टेंस, नंबर और पावर। देखो सेम ही कार्बन पे फ्लोरीन लगा हुआ है, डिस्टेंस आइडेंटिकल है। नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। जो हैलोजेंस होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। तो सबसे ज्यादा एसिडिक जो होगा वो हमारे पास 2 होगा। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ तो इनॉल कंटेंट भी 2 का ज्यादा, देन हमारे पास आ जाएगा 3 के बाद आ जाएगा 1। तो ये हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ का भी सीक्वेंस रहा और इनॉल कंटेंट का भी रहा। नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चंस करते हैं। हमारे पास दिया हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे दिया हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, हमारे पास OH। दूसरा दिया हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड O,
CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। अब यहाँ से फिर वही ये 1 ये 2 और ये हमारे पास 3। तो अगर इनमें हमें इनॉल कंटेंट की बात करनी है तो फिर से देखो ये मोनोकार्बोनाइल, ये 1,3 डाई कार्बोनाइल, तो ये ज़्यादा हमारे पास एसिडिक होंगे। तो ये पहला तो हमारे पास इनॉल कंटेंट 1 से ज़्यादा होगा 2 और 3 का। अब 2 और 3 में बात करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ। यहाँ से देखो ये जो हाइड्रोजन है ये जब निकलेगा तो यहाँ से नेगेटिव आएगा, नेगेटिव इधर भी रेजोनेंस और इधर भी रेजोनेंस। यहाँ पे भी जो अगर हाइड्रोजन है ये अगर इधर निकलेगा तो दोनों साइड रेजोनेंस। अब यहाँ देखो यहाँ पे भी CH3 आइडेंटिकल, CH3 आइडेंटिकल। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे OH और यहाँ पे NH2। दो जो कंजुगेट जो ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा वो हमारे पास बेहतर रहेगा। अब देखो यहाँ पे जो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो यहाँ पे डोनेट करेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन का जो हमारे पास लोन पेयर है वो डोनेट करेगा। अब देखो हमारे पास जब ये नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये दोनों साइड रेजोनेंस करना चाहेगा और करेगा, तो जब ऑक्सीजन इधर से करेगा तब ये जो नेगेटिव है वो नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे जब नाइट्रोजन जब लोन पेयर से रेजोनेंस करेगा तो यह जो CH2 पे जो नेगेटिव आएगा उसका रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगा। अगर हमारे पास ये पॉसिबल नहीं होगा तो फिर देखो अब हमारे पास इधर से ज़्यादा रेजोनेंस करने की टेंडेंसी किसकी होगी, जो इलेक्ट्रॉन सबसे इजीली दे दे। हमारे पास नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन की देने की टेंडेंसी कम। तो यहाँ पे जो इधर जो रेजोनेंस ज़्यादा होगा मगर तब इधर रेजोनेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मगर जब इधर इसमें बात करेंगे तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम होगी। अगर यहाँ पे कम होगी तो इधर रेजोनेंस हमारे पास बढ़ेगा नेगेटिव चार्ज, और जैसे बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ इसका बढ़ गया। तो हमारे पास 1 से ज़्यादा हो जाए, 1 से ज़्यादा होगा हमारे पास 3 का, और 3 से सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका आया, 2 का। तो 2 हमारे पास ये एसिडिक स्ट्रेंथ का भी सीक्वेंस है और इनॉल कंटेंट का। इसी तरह आप क्वेश्चंस करते जाना और हमारे पास बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे डांसिंग रेजोनेंस, और वहाँ पे ख़त्म करेंगे डांसिंग रेजोनेंस को। और उसके बाद हम लोग करेंगे PYQs, एक बार JEE का करेंगे और एक बार नीट का करेंगे। थैंक यू एवरीवन।